जय हिंद जवानों, आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप सभी को याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी नहीं याद हैं तो इसका मतलब जीके में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज वाली इस क्लास को आपको जीके की टेस्ट पेपर की तरह लेना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहता है। देखो, अगर आप इस पूरे टेस्ट को देते हो, 30 क्वेश्चंस का ये जो टेस्ट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जीके में आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी जीडी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया तो मतलब जीके आपकी अच्छी तैयारी है। और इससे यह भी पता चल जाएगा कि आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, पॉलिटी में प्रॉब्लम आती है, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है और जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो हर क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलना है। कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हो और लास्ट में कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और पहले ही बता देता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारे के सारे, क्योंकि सारे वही क्वेश्चंस हमने रखे हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? एक बात समझ लेना, अभी जो बिल्कुल बेसिक लेवल के, बिल्कुल लो लेवल के जो क्वेश्चंस होते थे वो आने अब आपके एग्जाम्स में बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, अब सिर्फ 20% ही लो लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, बाकी 80% अच्छे लेवल के आने लग गए हैं। तो आज वाली क्लास में मैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा? तो आंसर सभी का आ गया होगा, जो जावा ट्रेंच है वो क्या है? जावा ट्रेंच है, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है और इसी को भाई सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन एग्जाम्स में आपको जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच में से एक दिया जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो ये हो जाएगा। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे गहरा बिंदु है ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। इस बात को भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो। और आज वाला पहला क्लास है जीके का, तो ये टेस्ट पेपर है आपका, तो इसको टेस्ट की तरह ही सोल्व करेंगे। आगे आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी उसको हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। जो आपके प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज जो क्लासेस आएंगी वो एक अलग प्रकार से होंगे। ठीक है, ये आज आपका टेस्ट है, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, किस लेवल की तैयारी है, और मुझे भी आपके बारे में पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है जी, चलो। अफ्रीका का सिंह में कौन सा देश शामिल नहीं है? जो अफ्रीका का सिंह में है वो कौन सा देश शामिल नहीं है, ये अपने को बताना है। बताइए। ठीक है जी, मेनली तो अगर अफ्रीका के सिंह की बात करें तो इसमें 4 देश आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? सोमालिया है, ये भाई अफ्रीका के सिंह का देश है, ये तो है। जो आपका इथियोपिया है ये भी क्या हो जाएगा? अफ्रीका के सिंह का देश हो जाएगा। जिबूती है, ये भी अफ्रीका के सिंह का देश हो जाएगा। लेकिन जो कीनिया या केनिया है ना, ये नहीं होगा। ठीक है जी, ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमसे यही पूछा था कि कौन सा देश नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर जी आपने 4 देशों के नाम बताए थे, कि आपने बोला था 4 देश है, एक तो सोमालिया हो गया, एक आपका इथियोपिया हो गया, एक आपका जिबूती हो गया। इसके अलावा जो चौथा है वो है आपका इरिट्रिया। ठीक है जी, ये और देश है। इन चारों देशों से मिलकर इनकी आकृति है ना वो एक सिंह के आकार की बनती है और इसको अफ्रीका के सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के लेवल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हाँ क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये हर बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी, जो एक समाज सेवक थे। तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। देखो अपनी जो अगली क्लासेज होंगी ना, उनमें मैं बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, इन सभी के बारे में बताऊंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, इन संबंधित क्वेश्चंस जितने भी आते हैं सारे के सारे करवाऊंगा। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज में। आज बस आपका टेस्ट है ताकि आपको पता चल जाए तैयारी कितनी है। चलो, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, या प्लासी का युद्ध है जो प्लासी की लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी, ये अपने को बताना है। बताइए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी भाई? 1757 में। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो हमारे संविधान से, अनुच्छेद से आपके एग्जाम्स में फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा जो समानता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। समानता के अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस, आर्टिकल आपको बताना है, अनुच्छेद आपको बताना है। तो आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा, 14 नंबर का हो जाएगा। ठीक है जी, आर्टिकल 14 नंबर का हो जाएगा। समझ में आ गया? 12 से 35 तक जो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक क्या दिए गए हैं? हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद 36 से आपके 51 तक, अनुच्छेद नंबर 36 से अनुच्छेद नंबर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। और उसके बाद 51A में आपका क्या दिया हुआ है? उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य है। उसमें क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऐसे अपने को याद रख लेना है। इसके अलावा अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अब ये एक कहां गया? जो एक संपत्ति का अधिकार था, क्या था भाई? संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया? संविधान संशोधन के तहत उसको हटाकर कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये तो आज सिर्फ टेस्ट आपको देना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जब भी, वैसे हमारे मौलिक अधिकार है सरकार हमसे नहीं छीन सकती, लेकिन देश में आपातकाल लगा हुआ है, भारी आक्रमण हो रहा है, युद्ध की स्थिति हो रही है, तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों पर सरकार रोक लगा देती है। तो हमसे यही पूछा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये अपने को बताना है। तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया भाई? ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया था? अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार। ठीक है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है वो कहां से है? आपका अमेरिका से है। रूस से क्या बताया था? मौलिक कर्तव्य आपको बताया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत प्यार से आपको याद करवाएंगे सब कुछ। चलो, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओजोन का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। ओजोन का, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भाई? O3 हो जाएगा।
ओजोन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर O3 हो जाएगा। ये क्या है, पानी का है, जल का है, CO2 का क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में कौन सी समिति संबंधित है, बताओ। एक बात बता देता हूं, इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हिस्ट्री और स्टैटिक जीके है। ठीक है जी, तो हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब से ये नए एग्जाम वाली एडीक्यूटी आपका एग्जाम करवाने लगी है एसएससी का, तो जो ये आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमें सिलेबस वाला अच्छे से करना है। तो बताइए, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम से कौन सी समिति संबंधित है, ये अपने को बताना है, कौन सी समिति संबंधित है। तो कौन सी समिति हो जाएगी भाई यहां पर, एन.के. सिंह समिति। क्या है भाई, एन.के. सिंह समिति है, वो संबंधित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग किस संगठन की एक पहल है। तो सबसे पहले तो BEPS की आपको फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा आपका बेस, E से हो जाएगा आपका इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो जाएगा, P से प्रॉफिट और S से क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। अब किस संगठन की एक पहल है ये आपको बताना है, कौन से संगठन की पहल होगी, तो किससे संबंधित है उसी से संबंधित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, OECD। ठीक है जी, OECD ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। किस देश ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 2023 की भी करंट अफेयर, 24 की भी, 25 की भी, ठीक है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 26 वाली भी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि लगभग 3 साल की करंट अफेयर आपसे पूछता है। और देखो, करंट अफेयर के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इस बात को नोट कर लेना। बस आप कंटिन्यू जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, देखते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और उनमें भी वो इंपॉर्टेंट होगी जो हमारी इंडिया से संबंधित होगी या हमारे इंडिया ने कुछ किया होगा अच्छा। ठीक है, अगर पुरानी करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं, वरना फिर 1 साल की आपको पढ़नी है। तो किसके द्वारा किया गया था, इंडिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। ठीक है जी, चलो। महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। तो जो भाई महिला आरक्षण बिल आया था उसमें लोकसभा में महिलाओं को 33% सीट दी गई थी, 1/3 आप बोल सकते हो। ठीक है जी, तो 33% सीटें हैं वो आरक्षित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक कला है। भाई आप सभी के लिए एक बात बता देता हूं, कलाओं से संबंधित क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और ये वाला मधुबनी चित्रकला वाला भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो मधुबनी चित्रकला कहां से संबंधित हो जाएगी, बताइए, कोशिश कीजिए। मधुबनी चित्रकला कहां से हो जाएगी। तो जो मधुबनी चित्रकला है ये कहां से है, आपका बिहार से संबंधित हो जाएगी। किससे हो जाएगी, बिहार से। ठीक है जी, चलो। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम, बताओ। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम तमिलनाडु। क्या, मैं ट्रिक से बताता हूं, आप जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। तमिलनाडु की मिलके रहना चाहिए भारत के लोगों को, भारतनाट्यम हो गया। ठीक है, और मोहिनीअट्टम क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है जी, मोहिनीअट्टम किसका हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति को कच्ची पोड़ी नहीं देनी चाहिए, तो कुच्ची पोड़ी हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो जो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, ये आपका केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, ये अपने को बताना है।
प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में से एक रामसर स्थल है? इनमें से आपको रामसर साइट्स बतानी है कि कौन सी रामसर साइट है। इनमें से कौन सी रामसर साइट है ये अपने को बताना है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है? रामसर साइट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था? इसके बारे में तो लड़कों को पता ही होगा, 19 वालों को भी 2019 वाला भी पता है और 2023 वाला भी पता है। बताइए किसने जीता था? तो 2023 वाला जो जीता था वो भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और जैसे ही मैंने बोला है कि आपके दिमाग में वो छप गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने वर्ल्ड कप के ऊपर पांव रख के फोटो डाली थी, आपको पता ही होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और अभी जो लेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? भारत ने। ठीक है जी। और महिलाओं वाला भी किसने जीता है? अभी भारत ने ही जीता है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ये किए जा चुके हैं भाई 2024 वाले, तो 2024 का आपको बताना है। ठीक है जी, 2024 का कहां पर होगा? तो ये तो हो चुका पुराना, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो आ गया है तो पेरिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ये सिलेक्ट हो गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स से आपके एग्जाम्स में है वो क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बुक्स में भी जो स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन है आजकल वहां से क्वेश्चंस आने लगे हैं। स्पोर्ट्समैन हो गए, जो राजनेता हो गए, जो उनके द्वारा लिखी जाती है, उसमें आपको बताना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भाई युवराज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, युवराज सिंह हो जाएंगे। युवराज सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना, यूवी पाजी। द डिस्कवरी ऑफ लाइफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या भाई? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और एक और ऐसी ही है जो बार बार पूछी जाती है, इतिहास की पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की है, कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो वो किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी जी वाली हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पक्का आएगा, तो दिवस आप सभी को याद कर लेने हैं। अभी से स्टार्ट करोगे ना, हर वीक आपको एक महीने का याद करना है। जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए तो एक सप्ते में एक महीने का, 12 सप्ते में आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा, 3 महीने में आराम से। ठीक है, ना बर्डन पड़ेगा ना और कुछ, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना। बताओ एक सप्ते में एक महीने के याद नहीं कर सकते? 5-10 मैक्सिमम होंगे तो 10 होंगे, 10 से ज्यादा तो किसी महीने में नहीं है। तो इसलिए ऐसे आपको याद कर लेना, डेली का एक भी याद करोगे तो आपके लिए याद हो जाएगा परमानेंट। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा योग दिवस और पूछा जाता है, तो सभी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि योग दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, योग दिवस। ठीक है जी, योग दिवस कब मनाया जाता है ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा किस घटना की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बताइए। तो जो हमारे फिजिक्स वाले थे सीवी रमन जी, तो आपको बताना है, बताइए। ठीक है जी, बताइए। तो उनके नाम से ही पता चल जाएगा भाई, रमन इफेक्ट। क्या हो जाएगा? रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी जिससे संबंधित है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
जिनको भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। तो फिजिक्स में जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे भाई? अरे अब तो बता दोगे, अब तो बिल्कुल आसान है। पिछला क्वेश्चन सेम, क्या हो जाएगा? सीवी रमन जी, बिल्कुल सेम था पिछला, मैंने बता ही दिया था ना भौतिकी के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है भाई? भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और भाई खेल से संबंधित एक और है अर्जुन पुरस्कार, वो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? खिलाड़ी के कोच या गुरु को दिया जाता है। ठीक है जी, तो अर्जुन और द्रोणाचार्य क्या थे? उनके गुरु थे। तो ये इस तरीके से अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, चलो। एकीकृत थिएटर कमांड इंडिया, यानी कि एकीकृत रक्षा मुख्यालय का मुख्यालय किस शहर में रखने की योजना है? तो बताइए, तो ये कहां पर बन रहा है? तो ये कहां पर बनने की बात चल रही है भाई? लखनऊ में, यूपी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी। जयपुर से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सी शहर को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा जयपुर शहर है, उसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी आपको बताना है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? तो जो भारत का सबसे पहला हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है, अभी उस मूवी का नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे। चलो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं ये आपको बताना है। तो इसमें कितने देश हो जाएंगे भाई? 15 देश हो जाएंगे। कितने देश हो जाएंगे? 15 देश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी मोस्ट रिपीटेड, जो अंतरराष्ट्रीय जो भी चीजें हैं ना वो अपने को याद रख लेना है। अंतरराष्ट्रीय जितने भी मुख्यालय हैं सभी को आपको याद करना है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय है वो कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा द हेग में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? द हेग में क्या हो जाएगा भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं कि कल्लारी पट्टू भारत के किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? ठीक है जी, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चंस काफी बार अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये किसकी हो जाएगी? कल्लारी पट्टू। जैसे ऐसे ही नाम आता ही आपको पता ही चल गया होगा कि ये किससे संबंधित हो जाएगा? केरल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, केरल से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो 51A में मैंने आपको बताया है, तो इनमें से आपको बताना है कि वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये क्या हो जाएगा भाई? हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है जी, ये क्या है भाई? हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है जी, इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। चुनाव में मतदान करना, ठीक है, इसको मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं रखा गया। वैसे भाई चुनाव में मतदान करना आज के समय में तो सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य बना हुआ है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। ठीक है जी, अच्छी सरकार चुनना, अच्छे नेताओं को चुनना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आपको पता चल गया होगा भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनमें से आपकी कितनी तैयारी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज आने वाली हैं जीके जीएस की, वो बड़े शानदार तरीके से आपको याद करवाने का काम करेंगे, और क्लास में ही याद करना है आपको। बस जो पढ़ाएंगे बस उतना देख लोगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है जी। और क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ईमानदारी से कमेंट करके बताना क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा और कितनी आपकी इसमें तैयारी थी, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और भाई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अपनी मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की और अपनी हिंदी की क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलते रहे। जिसने लाइक नहीं किया, लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।